न्यूयॉर्क सिटी, अक्टूबर 1929। स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है। लोग अपनी लाइफ सेविंग्स सेकंड्स में खो रहे हैं, बैंक बंद हो रहे हैं, पूरी गड़बड़ी है। जब आप ग्लोबलाइजेशन सुनते हैं तो शायद आपके दिमाग में इंटरनेट, स्मार्टफोन्स या गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज आती हैं। पर ये वहाँ से शुरू नहीं हुआ था। ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी से बहुत पहले शुरू हो गया था। इसकी शुरुआत सिल्क, स्पाइसेस और उन लोगों से हुई थी जो बस कमाने की कोशिश कर रहे थे। ह्यूमन हिस्ट्री की असली कहानी में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड को समझने जा रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि हमारी दुनिया इतनी मजबूती से एक दूसरे से कैसे जुड़ गई कि अमेरिका में एक बैंक का क्रैश होना बंगाल के एक किसान को भूखा मार सकता था। ठीक है, सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन आखिर है क्या? असल में ग्लोबलाइजेशन दुनिया का तेजी से जुड़ना है, यानी बिजनेस, कैपिटल, लोगों और आइडियाज के आदान प्रदान के जरिए देश आपस में कितने मजबूती से जुड़ जाते हैं। अगर इसके इतिहास के बारे में पूछा जाए तो बस ये लाइन याद रखो: द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड वॉज नॉट अ सडन इवेंट बट अ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग ट्रेड, माइग्रेशन, कॉन्क्वेस्ट एंड द फ्लो ऑफ आइडियाज। असल में इस बात का हमारे पास थोड़ा प्रूफ भी है। 1000 साल से भी ज्यादा समय तक कौड़ियाँ, सीशेल्स को मालदीव में करेंसी की तरह यूज किया जाता था, जो चीन और ईस्ट अफ्रीका में देखा गया। और ये देखो, गोवा म्यूजियम का 10वीं सदी का एक मेमोरियल स्टोन। ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये 1000 साल पुराना एविडेंस है। ध्यान से देखें तो इसमें शिप्स दिखते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में ओशन ट्रेड कितना बड़ा था। प्लेन्स और कार्गो शिप्स से बहुत पहले दुनिया की नसें सिल्क रूट्स थीं। ये सिर्फ खरीदने और बेचने के लिए सड़कें नहीं थीं, ये प्राचीन दुनिया का इंटरनेट थीं। ये चाइनीज सिल्क को पश्चिम की ओर ले जाती थीं, हाँ, लेकिन ये अपने साथ कुछ और भी ले जाती थीं जो ज़्यादा पावरफुल था: आइडियाज़। बुद्धिज्म भारत से निकला और सभी दिशाओं में फैल गया। क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम प्रीचर्स भी इन्हीं रास्तों पर चलते थे। ये 8वीं सदी की एक चाइनीज केव पेंटिंग दिखाती है कि सिल्क रूट्स असल में कैसे दिखते थे। लेकिन आइए कुछ और रिलेटेबल देखते हैं। आइए हमारे रात के खाने की बात करते हैं। नूडल्स, आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का। आज हम मिर्च के बिना इंडियन फूड या आलू के बिना यूरोपियन फूड की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ 5 सदियों पहले एशिया या यूरोप में मौजूद नहीं थी। ये फूड हमारे पूर्वजों के लिए तभी इंट्रोड्यूस हुए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकाज़ की खोज की। फिर 15वीं सदी तक यूरोपियन मर्चेंट्स एशिया तक ट्रैवल कर रहे थे सामान एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ प्रोफाउंड कॉज एंड इफेक्ट पर ध्यान दें। आलू जैसी एक साधारण फसल ने यूरोप की डेस्टिनी को पूरी तरह से बदल दिया। ये आसानी से उगता था, सस्ता था और लोगों को भूखा मरने से बचाता था। यूरोप की पॉपुलेशन केवल इसलिए तेजी से बढ़ी क्योंकि उन्होंने बेहतर खाना शुरू कर दिया था। दरअसल आयरिश लोग इस पे इतने निर्भर हो गए थे कि जब 1840 के दशक में एक बीमारी ने आलू की फसल को नष्ट कर दिया तो लाखों लोग भूख से मर गए। ये भयानक आयरिश पोटैटो फेमाइन था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। आपका सर्वाइवल दुनिया भर से लाए गए एक पौधे पर निर्भर करता है। 1849 का यह स्केच एक ब्रूटल रियलिटी को दर्शाता है।
बच्चे खेत में बचे खुचे आलू के लिए खोद रहे हैं, क्योंकि खाने के लिए सचमुच और कुछ भी नहीं था। लेकिन प्री मॉडर्न वर्ल्ड ने सिर्फ फूड ही शेयर नहीं किया। जब यूरोपियन सेलर्स को आखिरकार एशिया और अमेरिका के लिए सी रूट मिल गया तो वे सिर्फ ट्रेड नहीं लाए, वे वॉर्स लाए। लेकिन यहाँ वे ट्विस्ट है जिस पे एग्जामिनर्स आपको टेस्ट करना पसंद करते हैं। स्पेनिश हमलावरों का सबसे पावरफुल हथियार कोई कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन नहीं था, ये बायोलॉजी थी। स्मॉल पॉक्स, चूंकि अमेरिका लाखों सालों से आइसोलेटेड रहा था, इसलिए वहां के मूल निवासियों में यूरोप से आई बीमारियों के लिए जीरो इम्यूनिटी थी। स्मॉल पॉक्स केवल एक बीमारी नहीं थी, ये एक बायोलॉजिकल वेपन था जो सेनाओं से आगे निकल गया, जिसने एक भी गोली चलाए बिना पूरी तरह से राज करने का रास्ता खोल दिया। बंदूकों को पकड़ा जा सकता था और हमलावरों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन एक वायरस इनविजिबल और अनस्टॉपेबल था। 18वीं सदी तक स्टेज सेट हो चुका था। अमेरिका से लूटी गई दौलत यूरोप में बहने लगी और यूरोप एक ऐसा इंडस्ट्रियल इंजन बनाने वाला था जो बाकी दुनिया को जबरदस्ती मॉडर्न एज में खींच लाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। आपको इस चैप्टर से कोई मैप क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसकी जगह CBSE आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर अटैक करेगा। वो देखना चाहते हैं कि क्या आप प्री मॉडर्न वर्ल्ड के सिस्टम्स को समझते हैं एंड कैसे आंसर्स प्रेजेंट करते हैं। प्री मॉडर्न वर्ल्ड के सिस्टम को देखें। हमारे पास है 1 ट्रेड और कल्चर, सिल्क रूट्स जो कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ते हैं। 2 फूड डायनामिक्स, नई फसलें जो डाइट्स को बदलती हैं और पॉपुलेशन को बढ़ाती हैं। 3 बायोलॉजिकल जीत, बीमारी जो कॉलोनाइजेशन के लिए अल्टीमेट वेपन का काम करती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ सिल्क रूट के बारे में एक 5 मार्क्स का CBSE कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया है। अपने आंसर को चैनल कम्युनिटी पर पोस्ट करें और सबसे परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड आंसर को अगले चैप्टर में एनालाइज करेंगे। नाउ इस चैप्टर के लिए आपका बोर्ड एग्जाम सिलेबस ऑफिशियली यहीं खत्म होता है। आपने अपने नंबर पक्के कर लिए हैं, लेकिन ये सही मायने में समझने के लिए कि मॉडर्न वर्ल्ड कैसे बना और अपने स्कूल के इंटरनल असेसमेंट अगर होते हो तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि आगे क्या हुआ। हम इतिहास के अगले 150 सालों को कुछ ही मिनटों में कवर करने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन। 19वीं सदी में आपका स्वागत है। दुनिया अचानक लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रही है। इकोनॉमिस्ट्स ने महसूस किया कि यह नई हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड 3 बड़े फ्लोज से चल रही थी। ट्रेड का फ्लो, जैसे इंडियन कॉटन का ब्रिटेन जाना, लेबर का फ्लो, काम के लिए माइग्रेट करने वाले लोग, और कैपिटल का फ्लो, समंदरों के पार इन्वेस्ट किया जा रहा पैसा। लेकिन इस ग्लोबल इंजन का एक डार्कर साइड भी था। जब यूरोपियंस अफ्रीका में राज करना चाहते थे तो उन्होंने सिर्फ बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिकली इन्फेक्टेड यूरोपियन गाय को अफ्रीका में छोड़ दिया। इसने रेंडरपेस्ट नामक एक बीमारी पैदा कर दी। कुछ ही सालों में अफ्रीका के 90% कैटल खत्म हो गए। यह क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अफ्रीकी लोग अपने कैटल पर जीते थे। उनके बिना उन्हें सिर्फ सरवाइव करने के लिए यूरोपियन माइंस और प्लांटेशंस में काम करने के लिए मजबूर किया गया। देखिए, यहाँ ग्लोबलाइजेशन ने एक कॉन्टिनेंट को शाब्दिक रूप से भूखा मारकर काम में ला दिया। और भारत के लिए ग्लोबलाइजेशन कॉन्ट्रैक्टेड लेबर की ट्रेजेडी लाया। इसे गुलामी के एक न्यू मेथड के रूप में सोचें। लाखों भारतीयों को झूठे वादों से धोखा दिया गया और कैरेबियन, फिजी और मॉरिशस में कॉलोनियल प्लांटेशंस पर भयानक कंडीशंस में काम करने के लिए भेज दिया गया। इकोनॉमिकली इसका इम्पैक्ट एक सिस्टेमिक ड्रेन था। भारत को कॉटन जैसे कच्चे माल का सप्लायर बनने और ब्रिटिश तैयार माल के लिए एक बंधक बाजार बनने के लिए मजबूर किया गया, जिससे हमारा अपना हैंडलूम इंडस्ट्री पूरी तरह से नष्ट हो गया।
सोशली इससे जबरन माइग्रेशन हुआ और किसानों में गहरी गरीबी आई। ब्रिटिश एम्पायर की दौलत इन भूले बिसरे माइग्रेंट्स के दम पर बनी थी। जो हमें ब्रेकिंग पॉइंट तक लाता है। दुनिया इतनी मजबूती से जुड़ी हुई थी कि जब अमेरिका में बहुत ज़्यादा सामान पैदा हुआ और उसका स्टॉक मार्केट गिर गया तो पूरी दुनिया को शॉक वेव महसूस हुई। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। देखिए यह सिस्टम कैसे काम करता है। एक अमेरिकन बैंकर ब्रोक हो जाता है, अमेरिका सामान खरीदना बंद कर देता है, दुनिया भर में कच्चे माल की कीमतें क्रैश हो गई हैं। अचानक बंगाल में झूठ उगाने वाला एक भारतीय किसान अपनी फसल नहीं बेच पाता है, वह भारी कर्ज में डूब जाता है, वह अपनी जमीन खो देता है। उसका उस बैंकर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी ने उसे बर्बाद कर दिया। इंसानियत को ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 का डर और वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही के बाद रियलाइज हुआ कि एक्चुअली हमारा सिस्टम ही ब्रोकन था। 1944 में ब्रेटन वुड्स में मॉडर्न फाइनेंशियली आर्किटेक्चर का जन्म हुआ। IMF और वर्ल्ड बैंक को यह इंश्योर करने के लिए बनाया गया था कि 1929 जैसा ग्लोबल क्रैश फिर कभी ना हो। यहाँ एक क्विक रोड मैप है कि आपने इस चैप्टर में क्या सीखा। पुराने ट्रेड रूट्स ने दूर दराज की सोसाइटीज को सबसे पहले कैसे जोड़ा। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बीच फूड, कल्चर और आइडियाज का मूवमेंट। अमेरिका में यूरोपियंस का आना और उनका ग्लोबल इम्पैक्ट। 19वीं सदी में ग्लोबल ट्रेड, लेबर और कैपिटल का उदय। ग्लोबलाइजेशन का डार्कर साइड, जिसमें बीमारियां और जीत शामिल हैं। घटनाओं ने कैसे एक दूसरे से जुड़ी दुनिया के रिस्क्स को दिखाया। इस गाइड का इस्तेमाल करें ताकि आप उन मेन एरियाज पर फोकस कर सकें जो एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। कमेंट्स के लिए यहाँ एक डिबेट है। हमने देखा कि स्मॉल पॉक्स स्पेनिश लोगों के लिए अल्टीमेट बायोलॉजिकल वेपन था, लेकिन क्या होता अगर मूल अमेरिकी इम्यून होते? क्या यूरोपीय लोग केवल गन्स एंड हॉर्सेस से अमेरिका पर कब्जा कर पाते, या इतिहास पूरी तरह से अलग होता? सबसे लॉजिकल जवाब को पिन करते हैं। एंशिएंट सिल्क रूट्स से लेकर आज के डिजिटल हाईवेज तक हमारी ग्लोबल वर्ल्ड का बनना अनबिलीवेबल इनोवेशन एंड डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस की एक कहानी है। इसे समझना सिर्फ एग्जाम्स से नहीं है, यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आज हम दुनिया में ठीक कहाँ खड़े हैं।